जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। हाँ जी बच्चे, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाए क्या हाल? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। जी तो डेटाबेस का हमारा सब्जेक्ट है और आज हम अपना नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज ये हम काफ़ी दफ़ा इसको अपने थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि एक हमारे पास लैंग्वेज डेटा सब लैंग्वेज है जो हमारे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट है, दैट प्रोवाइड्स अस द फैसिलिटी टू क्रिएट, मैनेज और अपडेट डेटाबेस बाय यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेरीज। तो एसक्यूएल जैसा कि इसके एब्रीवेशन में लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड हमारे पास वे है, लाइक हम एक राइट डाउन करते हैं क्वेरी को, एक क्वेश्चन को, जिसके थ्रू हम डेटा रिट्रीव कर सकते हैं फ्रॉम द स्टोर्ड डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस के अंदर, क्योंकि हमारे पास टेबल की फॉर्म में डेटा स्टोर किया जाता है। तो टेबल्स जब हमारे पास स्टोर्ड पड़े हुए हैं तो उनमें से हम अगर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी डेटा रिट्रीव करना चाह रहे हैं या हम उस डेटा को मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास ये एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम डेटा को रिट्रीव भी कर सकते हैं, डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, डेटा को डिफ़ाइन भी कर सकते हैं। तो दो तरह की हमारे पास लैंग्वेज के इसके पार्ट हैं। वन इज़ DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये हम इसकी कमांड्स भी देखेंगे। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर जो चीज़ें आएंगी वो डेटा को डिफ़ाइन करने से रिलेटेड हैं। और DML, डेटा की मैनिपुलेशन जो हमने अगर करनी है, तो मैनिपुलेशन से रिलेटेड हमारे पास कुछ कमांड हैं और वो हम देखेंगे DML के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज हमारी एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है टू एक्सेस द डेटा, टू मैनिपुलेट द डेटा, टू क्रिएट द टेबल, डिफरेंट काइंड ऑफ क्यूरीज हमारे पास अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्यूरी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि क्यूरी हम किसको कहते हैं। तो क्यूरी हम कहते हैं, क्यूरी अ क्वेश्चन यू आस्क अबाउट योर डेटा। तो डेटा हमारे पास बैकएंड के अंदर कोई भी जो पड़ा हुआ है, उस डेटा को हम आउटपुट के तौर पर जनरेट करना चाह रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू आवर ओन क्राइटेरिया। डेटा तो बहुत सा हमारे पास पड़ा है, लेकिन उस डेटा में से हमने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कौन सा डेटा रिट्रीव करना है वो हम एक क्वेश्चन की फॉर्म में देते हैं। अब क्वेश्चन क्या होता है? सिंपल, हमारे पास एसक्यूएल की एक स्टेटमेंट होती है, हम उस स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं डेटा को मैनेज करने के लिए, डेटा को रिट्रीव करने के लिए, डेटा को डिफाइन करने के लिए। तो डिफरेंट हम कीवर्ड्स बेसिकली यूज़ करते हैं डेटा के ऊपर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। तो इस चैप्टर के अंदर हमारे पास डिफरेंट बुक्स के अंदर ये चैप्टर अवेलेबल है एसक्यूएल का। इस टॉपिक को हम किसी भी बुक से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक बुक आपके सामने ये ओपन की है, थॉमस कनॉली की ये बुक है, बहुत इम्पॉर्टेंट। इसके अंदर ये जो टॉपिक्स बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। तो ये एसक्यूएल के हवाले से इम्पॉर्टेंट बुक है। इसके अलावा आप बाकी जो बुक्स हैं वहाँ से भी एसक्यूएल का चैप्टर गो थ्रू कर सकते हैं। ये सीजे डेट की बुक है। इसी तरह हमारे पास ये अदर जो बुक्स हैं ये एसक्यूएल से रिलेटेड सेपरेट मैंने एक ओपन की थी। इसी तरह हमारे पास जो है ये बाकी बुक्स के अंदर भी आप देख सकते हैं एसक्यूएल से रिलेटेड। ये इंटरमीडिएट लेवल का एसक्यूएल है और एडवांस लेवल के ऊपर कुछ एसक्यूएल की यहाँ पे कमांड्स आ सकती हैं। थर्ड चैप्टर इसका यहाँ पे जो हमें एक्सप्लेन कर रहा है क्यूरी से रिलेटेड डिफरेंट चीज़ें। तो ये हम किसी भी बुक को फॉलो करते हुए एसक्यूएल को स्टडी कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे भी हमारे पास एसक्यूएल का 8th चैप्टर के अंदर यहाँ पे टॉपिक मिल जाता है हमें एसक्यूएल का। तो मैं फर्स्ट ये जो हमारे पास जो थॉमस कनॉली की बुक आ रही है इसको मैं गो थ्रू कर लेता हूँ। थोड़ी सी बेसिक्स जो हैं हम यहाँ से देख लेते हैं कि एसक्यूएल क्या है, थोड़ी सी इसकी आपको
हिस्ट्री पता होना चाहिए, प्लस आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स पता होना चाहिए कि एसक्यूएल से हमें क्या मिलता है। तो क्विकली मैं इसको गो थ्रू कर लेता हूँ और फिर हम एसक्यूएल की कमांड्स के ऊपर आएंगे कि एसक्यूएल की कमांड्स कौन सी हैं और कौन सी कमांड किस मकसद के लिए आप यूज़ करते हो। इस सारी जो एसक्यूएल की कमांड्स हैं इनको आप इम्प्लीमेंट भी करोगे प्रैक्टिकल में, आप इसको अपने टूल के अंदर भी यूज़ करोगे इंशाल्लाह, वो भी मैं आपको करवाऊँगा। और जो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा उस लिहाज से भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आपको कुछ डेटा गिवन होगा और आपको बोला जाएगा कि आप क्यूरीज जो भी आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो आप वो उस डेटा के ऊपर अप्लाई करके डेटा जो है वो रिट्रीव करेंगे या मॉडिफाई करेंगे। तो थॉमस कैनॉली की बुक के अंदर अगर आप देखें तो ओके सर। यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 यहाँ पे हमें रिलेशनल डेटा मॉडल के अंदर ये एसक्यूएल का चैप्टर मिल रहा है 5। तो ये आपने याद रख लेना, चैप्टर नंबर 5 एसक्यूएल। तो फर्स्ट यहाँ पे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस की गई हैं और नीचे फिर जो है वो दूसरा इसका पार्ट आ जाता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का। तो इस चैप्टर के फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, द पर्पस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, the history and development of SQL, how to write an SQL command, how to retrieve data from the database using the select statement, how to build SQL statement that uses where clause, sort query जो ordered by हम use करेंगे, use the aggregate function of SQL, group data using group by और use sub queries हैं यहाँ पे और join tables together, perform set operations like union, intersection and exception, how to perform database update using insert, update and delete। तो ये तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ हमें इस चैप्टर के अंदर मिलेंगी। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दिस वन अगेन, ये क्योंकि सारे का सारा हमारा एसक्यूएल के ऊपर बेस करता है। तो हम यहाँ फर्स्ट पहले थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ इसका इंट्रोडक्शन दूंगा। अगेन इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल, इन दिस चैप्टर वी आउटलाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एसक्यूएल, provide a short history of the language and discuss why the language is so important to database application। तो इसके ऑब्जेक्टिव ये हैं, ideally a database language should allow users to create the data and relation structures, perform basic data management tasks such as insertion, modification and deletion of the data from the relation, and perform both simple and complex queries। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो किसी भी क्यूरी लैंग्वेज को, डेटाबेस की लैंग्वेज को फीचर्स ये प्रोवाइड करने चाहिए। A database language must perform these tasks within minimal user effort and use its command structure and syntax must be relatively easy to learn. Finally, the language must be portable, that is it must conform to some recognized standard so that we can use the same command structure and syntax when we move from one database to another। तो लाइक एक डेटाबेस में अगर हम ये कमांड यूज़ कर रहे हैं तो इसको दूसरे डेटाबेस के सिस्टम के अंदर भी चलना चाहिए। तो ये हमें फैसिलिटी मिलती है। एसक्यूएल इज इंटेंडेड टू सेटिस्फाई दीज रिक्वायरमेंट। तो हम ये जो ऊपर रिक्वायरमेंट पढ़ी है कि एक लैंग्वेज के अंदर क्या क्या होना चाहिए, कौन से फीचर्स ये हमें प्रोवाइड करने चाहिए, तो एसक्यूएल ये तमाम फीचर्स जो ऊपर ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं ये प्रोवाइड करती है। तो इसकी यहाँ से अब हम मज़ीद डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। SQL is an example of transform-oriented language or a language designed to use relations to transform input into required output। तो हमारे जो बेसिकली रिलेशंस हैं बैकएंड के ऊपर टेबल जो पढ़े हुए हैं वो हम इनपुट के तौर पर यूज़ करते हैं और उनको ट्रांसफॉर्म करके अपनी कोई और रिक्वायरमेंट बना लेते हैं आउटपुट के तौर पर। मीन के उन्हीं टेबल को हम एज ए इनपुट लेते हैं और उनमें से अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी हम आउटपुट को जनरेट कर लेते हैं। As a language, the ISO SQL standard has two major components। तो दो इसके मेन कंपोनेंट हमने जो पढ़े हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज फॉर डिफाइनिंग द डेटाबेस स्ट्रक्चर एंड कंट्रोलिंग एक्सेस टू द डेटा, और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ये सेकंड पार्ट है फॉर रिट्रीविंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा। तो DML जो है ये डेटा को रिट्रीव और मैनिपुलेट करने के लिए, लाइक हम डेटा अपनी मर्जी से रिट्रीव कर सकते हैं या उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और जहाँ पे हमने डेटा को डिफ़ाइन करने की बात करनी है कि क्रिएट डेटा करना, क्रिएट टेबल करना, तो उस किस्म की जो चीज़ें हैं वो हम डेटा डेफिनेशन में परफॉर्म करते हैं।
तो नीचे इसका यहाँ पे थोड़ा सा अगेन एक ब्रीफ हिस्ट्री गिवन है. Until SQL 1999, SQL contained only these definition and manipulate command. It did not contain flow of control commands such as if then else, go to, or do while. These had to be implemented using the programming or job language or interactively by the decision of the user. Owing to this lack of computational completeness, SQL can be used in two ways. The first way is to use SQL interactively by entering the statement in at a terminal. The second way is to embed SQL statement in a procedural language, as we discussed in Appendix E. We also use SQL 99 and SQL 2003 in Chapter 28. तो एसक्यूएल बेसिकली हमारी जो कमांड है वो दो तरीके से यूज़ की जाती है कि हम एक तो उसको अपना डेटा कोई भी स्टेटमेंट की फॉर्म में दे के रिट्रीव कर सकते हैं, या सेकेंडली हम इसको एम्बेड कर सकते हैं एक प्रोसीजरल लैंग्वेज के थ्रू. किसी भी जैसे हम एक्शंस परफॉर्म करते हैं बटन्स आइकन्स के ऊपर, उनके बैकएंड के ऊपर हमारी क्यूरी चलती है. तो ये हमारे पास इसकी एक छोटी सी जो है वो डेफिनेशन या इसका बेसिक्स आप कह सकते हैं. SQL is a relatively easy language to learn. It is a non-procedural language. You specify what information you require rather than how to get it. तो आपने को ये नहीं बताना है कि कैसे गेट करना है, एक नॉन प्रोसीजरल है, जस्ट आप उसको बताओगे क्या आपको चाहिए, खुद ही आपको रिट्रीव करके देगा. In other words, SQL does not require you to specify the access method to the data. तो कैसे डेटा एक्सेस करना, दैट डजंट रिक्वायरमेंट आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है. आपने जस्ट बताना कि क्या आपको डेटा रिक्वायर्ड है. Like most modern languages, SQL is essentially free format, which means that parts of statements do not have to be typed at particular location on the screen. तो आप कहीं पे भी अपनी वो स्टेटमेंट लिख सकते हैं, आपको कोई सर्टन स्पेसिफिक एरिया पे नहीं लिखना पड़ता है. यहाँ पे अब नेक्स्ट हमें एक एग्जांपल दे रहा है. द कमांड स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश वर्ड्स सच एज क्रिएट, टेबल, इंसर्ट, सेलेक्ट. तो ये उसने बोला है कि सिंपल हम इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे क्रिएट है, इंसर्ट है, अपडेट है, डिलीट है. नीचे उसने एग्जांपल भी दी है टेबल को क्रिएट करने की. आप क्रिएट का कीवर्ड यूज़ करेंगे और फिर बताएंगे आप टेबल के क्रिएट करना है. टेबल किस नाम का, वो आपने बताया स्टाफ नाम का. आगे ब्रैकेट्स के अंदर आप बताएंगे एट्रीब्यूट्स. तो स्टाफ के टेबल में क्या क्या होगा, वो स्टाफ नंबर होगा, देन उसका डेटा टाइप. अब यही काम हमने MS एक्सेस में भी आपको जब हमने प्रैक्टिकल किया था मैंने आपको करके दिखाया था कि आपने कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं. तो वो सेम चीज़ यहाँ पे भी परफॉर्म की जा रही है कि आप यहाँ से टेबल क्रिएट कर रहे हो स्टाफ का, और स्टाफ के अंदर क्या क्या होगा, स्टाफ का नंबर. तो उसकी डेटा टाइप varchar है, लेंथ 5 है, लास्ट नेम varchar 15 उसकी जो डेटा टाइप और लेंथ है. देन सैलरी जो है उसका एक एट्रीब्यूट है या फील्ड है और उसका डेसिमल डेटा टाइप है. 7 लेंथ है 2 डेसिमल पॉइंट तक. तो ये एक आपका टेबल क्रिएट करने का सिंपल सिंटैक्स लिखा है, नीचे डिटेल में दोबारा भी आएगा. इसी तरह इंसर्ट इनटू की कमांड है. अगर आपका टेबल क्रिएट है, ये एक सेपरेट से कमांड है फर्स्ट 2 लाइंस के अंदर, और नीचे जो है ये सेपरेट कमांड है कि अगर आपका टेबल एक क्रिएट हो चुका है उसमें डेटा कैसे इंसर्ट करना है. आप इंसर्ट इनटू का एक कीवर्ड यूज़ करेंगे. यहाँ आप देख सकते हैं जो भी आपके स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं उनको बोल्ड में लिखा हुआ है. किसी टेबल के अंदर अगर आपने वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट इनटू का वर्ड यूज़ करेंगे. स्टाफ बताएंगे आप टेबल का नाम है, और वैल्यूज़ का आप कीवर्ड यूज़ करेंगे कि आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, और अगेन ब्रैकेट्स के अंदर उसी सीक्वेंस में आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है कि ये स्टाफ का नंबर है, उसका नेम है, एंड देन उसकी सैलरी है. तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको गिवन है. इसकी डिटेल्स भी नीचे आ रही हैं. तो ये भी एक कमांड है कि आपने वैल्यूज़ कैसे इंसर्ट करनी है. डिफरेंट तरीके से आप कर सकते हैं, जो नीचे हमारे पास डिफरेंट वेज भी आएंगे. इसी तरह अगर आपने कोई डेटा सेलेक्ट करना है टेबल से अपने रिलेशन से, तो आप सेलेक्ट का कीवर्ड यूज़ करेंगे और आप बताएंगे कि आपने क्या क्या लेना है. लाइक एक टेबल में बहुत सी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, तो आप बोलेंगे कि आपको कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं. आप कहते हैं कि सेलेक्ट करें स्टाफ नंबर को, लास्ट नेम को और सैलरी को. कहाँ से, फ्रॉम स्टाफ, स्टाफ के
टेबल से। ये सिंटैक्स है पूरा, आपने एज इट इज़ इसको याद करना है, थोड़ा सा आपने समझ भी लेना है कि सिलेक्ट का कीवर्ड आप यूज़ करेंगे कि आपको चाहिए क्या, और फिर आप बताएंगे फ्रॉम टेबल का नाम, नीचे वेयर, वेयर क्लॉज हम इसको कहते हैं कि वेयर क्लॉज में हम बताते हैं कंडीशन वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000। तो ये एक आपने सिंपल क्यूरी लिखी है कि आपको वो स्टाफ का नंबर बताएगा, लास्ट नेम और सैलरी, लेकिन उन लोगों का जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 10,000 है। तो ये एक आपके पास सिंपल एसक्यूएल क्यूरी में काम करने का तरीका है कि आप स्टेटमेंट्स लिखते हैं, उसमें कंडीशंस बताओगे, डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशंस या क्राइटेरिया, नीचे हमें सारी वो एसक्यूएल की कमांड्स मिलेंगी, तो उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। अगेन इसकी यहाँ पे जो हिस्ट्री है थोड़ी सी लिखी हुई है, ये आप पढ़ लेंगे, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लें, आपको काफ़ी कुछ जो है वो मिल जाएगा। बाकी थोड़ा सा कोशिश करके इसको अगेन आप डिटेल अगर पढ़ना चाहें तो वेरी इंपॉर्टेंट। द हिस्ट्री ऑफ रिलेशनल मॉडल एंड इनडायरेक्टली एसक्यूएल, क्योंकि जब रिलेशनल मॉडल शुरू हुआ तो उसमें एसक्यूएल भी शामिल था। स्टार्टेड विद द पब्लिकेशन ऑफ अ सेमिनल पेपर बाय ईएफ कोड, जब ईएफ कोड ने वो एक आइडिया दिया था रिलेशनल डेटाबेस का, उसी के साथ ये भी शुरू हो जाती है एसक्यूएल। वाइल वर्किंग एट आईबीएम रिसर्च लेबॉर्ट्रीज इन सैन जो लाइक उसने जो 1917 में कोड ने बताया था, जो भी 1970 के अंदर पेपर्स में पब्लिश किया था। इन 1974 अगेन एक साइंटिस्ट ने आल्सो फ्रॉम द आईबीएम सैन जो लेबॉर्ट्री डिफाइंड लैंग्वेज कॉल्ड स्ट्रक्चर इंग्लिश क्यूरी लैंग्वेज और सीक्वल। A revised version, Sequence 2, was defined in 1976, but the name was subsequently called changed to SQL for legal reasons. ये चैम्बरलिन एंड बॉयस ने 1974 में इसको कर दिया। चैम्बरलिन एट ऑल ये पेपर का नाम है, 1976 में पब्लिश हुआ। टुडे मैनी पीपल स्टिल प्रोनाउंस एसक्यूएल एज अ सीक्वल, तो हम भी इसको अक्सर सीक्वल ही बोलते हैं, एसक्यूएल को सीक्वल बोलते हैं। Though the official pronunciation is SQL, Structure Query Language. So IBM produced a prototype DBMS based on SQL 2 called System R. तो IBM ने भी एक और चीज़ प्रोड्यूस की, R. Astrahan, अब ये जो उसका ऑथर था, the purpose of this prototype was to validate the feasibility of the relational model। तो ये कुछ यहाँ पे डिटेल्ड हिस्ट्री लिखी है, आप इसको देख सकते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ पे क्या काम हुआ है। बेसिकली रिसर्च पेपर पब्लिकेशन जो हैं उनके बारे में जो लिखा है कि वो किस किस ऑथर ने या किस किस साइंटिस्ट ने क्या इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया, तो उनकी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आपको नज़र आ रही हैं हिस्ट्री के अंदर। तो हम मूव करते हैं हमारी कमांड्स की तरफ। इंपॉर्टेंस ऑफ एसक्यूएल बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमें पता है ऑलरेडी के डेटा को रिट्रीव करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए लैंग्वेज है। SQL is the first and so far only standard database language to gain widest acceptance. The only other standard database language, the network database language based on code ASYL network model, has few followers. एक और भी है, ये कहता है ये वाली, लेकिन इसके बहुत few followers हैं। Nearly every major current vendor provides database product based on SQL। तो जो भी हमारे पास आजकल डेटाबेस के टूल्स आ रहे हैं, वेंडर्स जो हैं, वो SQL की उसके अंदर हमें एक फैसिलिटी देते हैं लैंग्वेज की, तो ये फेमस लैंग्वेज है। और विद एन SQL इंटरफेस एंड मोस्ट आर रिप्रेजेंटेड on at least one of the standard making bodies. There is a huge investment in SQL language both by vendors and by users. It has become part of application architecture such as IBM system application architecture and is the strategic choice of many large and influential organizations. For example, the XOpen consortium of Unix standard SQL has also become the federal information processing standard to which conformance is required for all sales of DBMS to US government. The SQL Access Group, a consortium of vendors, defined a set of enforcement to SQL that would support interoperability across disparate systems.
तो ये हमारे पास जो है इसकी इम्पोर्टेंस है, नीचे इसकी जो है वो कमांड्स आ जाती हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। मैं एक फ़ोन कॉल अटेंड कर लूँ, होल्ड कीजिएगा जी। जी स्टूडेंट्स, तो एसक्यूएल की कमांड्स लिखनी कैसे हैं, तो हमने अभी डिस्कस किया है कि सिंपल हमारे पास एक इंग्लिश राइटिंग में हम इसको लिख सकते हैं। कोई स्टैंडर्ड इसका ख़ास रूल नहीं है, लेकिन आपको कुछ कीवर्ड्स जो हैं इसके लैंग्वेज के लिखने पड़ते हैं। इन दिस सेक्शन वी ब्रीफली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट एंड द नोशन we use to define format of the various SQL structure. An SQL statement consists of reserved word. ये important है. An SQL statement consists of reserved words and user defined word. Reserved words are a fixed part of SQL language and have a fixed meaning. They must be spelled exactly as required and cannot be split across line. तो वो जो वर्ड हैं स्पेसिफिक हैं, आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं, जैसे उसको कहा गया वैसे ही आपने उसको स्पेलिंग करना है, स्पेल करना है। यूज़र डिफाइंड वर्ड्स आर मेड बाय द यूज़र। तो कुछ वर्ड्स हमारे यूज़र के होते हैं, जैसे हमने कोई टेबल वगैरह का नाम लिखा है या हमने फील्ड का नाम लिखा है, तो अकॉर्डिंग टू सर्टन रूल, and represent the name of various database objects such as table, column, view, index, and so on. The words in statement are also built according to the set of syntax rules. तो ये कुछ हमारे पास इसकी एसक्यूएल से रिलेटेड डिटेल है। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है उसका अगेन कुछ रूल्स के बारे में। Although SQL is a free format and SQL statement, an SQL statement or set of statement is more readable if indentation and lineation are used. For example, each clause in a statement should begin on a new line. तो हर एक चीज़ आप न्यू लाइन में लिखेंगे. The beginning of each clause should line up with the beginning of other clause. तो वो दो लाइनें जो आप लिखोगे वो एक ही तरतीब में होनी चाहिए, एक सीक्वेंस में. If a clause has several parts, they should each appear on a separate line and intended under the start of the clause to show the relationship. तो ये हम चीज़ें जब कुछ करेंगे तो हमारे सामने आ जाएंगे. तो ये कुछ यहाँ पे और भी हमारे पास conditions हैं. Upper case letters are used to represent reserved words and must be spelled exactly as shown. Lower case letters are used to represent user defined words. A vertical bar indicates choice and curly braces indicate required element. Square brackets indicate an optional element. Then an ellipsis ये is used to indicate the optional repetition. तो ये कुछ यहाँ पे हमारे पास requirements हैं. जैसे जैसे हम conditions को यूज़ करेंगे वहाँ पे हमारे सामने ये चीज़ें आएंगी. तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज को हम डिस्कस करते हैं. इसके अंदर जो चीज़ें यूज़ होंगी, the section looks at the SQL DML statement, namely select, insert, update and delete. तो सेलेक्ट हम क्यूरी को यूज़ करते हैं टू क्यूरी डेटा इन द डेटाबेस. डेटाबेस को अपनी मर्ज़ी से जो डेटा हमने रिट्रीव करना है वो लेने के लिए हम सेलेक्ट यूज़ करते हैं.
इंसर्ट स्टेटमेंट्स हम यूज़ करते हैं टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करने के लिए। अपडेट करने के लिए हम अपडेट का कीवर्ड यूज़ करते हैं। डिलीट पे डेटा करने के लिए हम डिलीट का कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ जो हैं वो डेटा मैनिपुलेशन की कमांड्स जो हैं वो हमें बताया गया है कि हम जो यूज़ करेंगे। तो नीचे अब हम इसको मूव करते हैं। सिंपल क्यूरीज यहाँ पे नीचे इसने कुछ एग्जांपल भी दिए हैं। अगेन इंसर्ट इनटू की क्यूरी यूज़ किए जो मैंने ऊपर पहले भी आपको वो ऊपर एग्जांपल में एक आई थी। तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम है, उसके फिर वेरिएबल्स आ जाते हैं और वेरिएबल्स के बाद फिर आप बताओगे कि वैल्यूज़ कौन सी आपने इन वेरिएबल्स के अंदर पुट करनी है, वो आप वैल्यूज़ एज इट इज़ दे दोगे। तो इसको हम दोबारा नीचे जब ये दोबारा आती हैं तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सिंपल क्यूरी हमारे पास एक होती है कि अगर हमने डेटा कोई भी रिट्रीव करना है टेबल से तो हम सिलेक्ट की एक कमांड यूज़ करते हैं। सिलेक्ट का कीवर्ड हम कह सकते हैं। अगेन हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे चीज़ें जो लिखी हैं कि सिलेक्ट या डिस्टिंक्ट का मैंने कीवर्ड यहाँ पे जो लिखा है ये डिस्टिंक्ट करने के लिए स्पेसिफिक, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। रेपिटेशन कंट्रोल करने के लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं कि डेटा हमें रिपीट वैल्यूज़ ना शो हों। ऑल वैल्यूज़ को हमने कैसे डायरेक्ट लिखना है। फ्रॉम में आप कंडीशन टेबल का बताओगे किस टेबल से लेना है। वेयर में अगेन कंडीशंस हैं और ग्रुप बाय की एक कमांड है और हैविंग की। और तो ये एग्जांपल सिंपल इसने यहाँ पे लिखी हैं। हम इनको वन बाय वन यहाँ से अब डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है रिट्रीव करने की, डेटा रिट्रीव करने की फ्रॉम द टेबल। अब एक हमारे पास क्योंकि टेबल ऑलरेडी अगर हमने बना के रखा हुआ है अपने डेटाबेस के अंदर, रिलेशन हमारे पास एक अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उस टेबल के अंदर बहुत सा डेटा होगा, बहुत से कॉलम्स होंगे। अब क्योंकि हज़ारों स्टूडेंट्स का, हज़ारों प्रोडक्ट्स का या एम्प्लॉयज़ का डेटा हमारे पास हो सकता है, बट हमें तो वो चीज़ चाहिए जो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। तो वो लेने के लिए अब हम सेलेक्ट की एक क्यूरी यूज़ करेंगे। सेलेक्ट क्या करना है और फिर अगेन कंडीशन लगाएंगे। तो फर्स्ट आपने टेबल अगर खुद बनाया है तो टेबल का आपको पता होगा कि नाम क्या है। तो अगर आप देखना चाह रहे हैं कि टेबल के अंदर क्या क्या है, पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको कॉलम्स का नाम पता है कि कौन कौन से फील्ड्स हैं तो आप खुद से लिख सकते हो कि सेलेक्ट और आगे फील्ड नेम लाइक स्टाफ नंबर, फादर नेम, फर्स्ट नेम सॉरी, या लास्ट नेम, पोजीशन, सेक्स, डीओबी, सैलरी, ब्रांच नंबर। ये आपको अगर फील्ड्स का पता है तो आप कहोगे कि हमें ये सारी चीज़ें देखनी है फ्रॉम स्टाफ। तो जब ये क्यूरी रन होगी, जैसे हम इसको रन करेंगे ये हमारे पास सारा टेबल जो नीचे हमें शो हो रहा है ये नज़र आ जाएगा। अगर आपने पूरा का पूरा टेबल देखना है कि पूरे टेबल में क्या क्या है तो फिर आप ये क्यूरी यूज़ करोगे सिलेक्ट स्टैरिक। स्टैरिक मीन ऑल। तो सिलेक्ट स्टैरिक करोगे फ्रॉम स्टाफ, ये स्टाफ नाम का टेबल है। तो मीन्स ये इस क्यूरी ने भी वही काम करना है कि तमाम आपको जो फील्ड्स हैं स्टाफ टेबल के वो शो करवा दिए जाएंगे। आपको पूरा का पूरा टेबल ऐसे नज़र आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये एक नीचे और एग्जांपल है कि हम सारे फील्ड्स की बजाय कुछ फील्ड्स को देखना चाह रहे हैं लाइक स्टाफ नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी। ऊपर हमने सारे फील्ड शो करवाए हैं लेकिन नीचे वाले एग्जांपल में हम चाह रहे हैं कि हमें सिर्फ 4 जो फील्ड्स हैं वो नज़र आए। तो हमने ये फील्ड्स के नेम लिखे हैं और दरमियान में आपने कोमा इसके ऐड करना है। ये आपने इसको देखना है कि कोमा आप ऐड करेंगे और बताएंगे किस टेबल से, फ्रॉम स्टाफ। तो नीचे हमें क्या मिलेगा रिजल्ट में, ये हमें टेबल शो हो जाएगा। सिर्फ इसके 4 जो कॉलम्स है उसमें जो डेटा है वो हमें सारा शो हो जाएगा। अब कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे हमें वो रिपीट मिलती हैं। लाइक मैं कह सकता हूँ कि ये SL41 या सम टाइम होता है एक कॉलम के अंदर, जैसे आपकी जो सिटी है वो हो सकता है बहुत से बच्चों की सेम हो, लेकिन पूरी क्लास में आप कह सकते हैं कि बच्चे जो आते हैं वो 5-10 सिटीज़ से आते हैं। तो अगर हम सारे बच्चों की सिटी देखें तो वो 50 बच्चों की हमें सिटीज़ रिपीट होके मिलेंगी कि 2 बच्चे फैसलाबाद से हैं, फिर वो कहीं से आ रहे हैं लाहौर से, और 3 बच्चे कहीं और से। लेकिन अगर आप देखना चाह रहे हैं कि एग्जैक्टली किस किस शहर से बच्चे आ रहे हैं, सिर्फ एक दफ़ा एक शहर का नाम मिले, तो आप डिस्टिंक्ट का कीवर्ड यूज़ करोगे। ये नीचे इसकी एग्जांपल आएगी। आप यहाँ पे लिखोगे
सेलेक्ट डिस्टिंक्ट और प्रॉपर्टी नेम किसने एग्जांपल दी है। तो दो चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। पहले तो आप सिंपल अगर सेलेक्ट प्रॉपर्टी नंबर करें फ्रॉम व्यूइंग, ये ऊपर एक किसने आप टेबल का नाम चेंज कर लिया है कि सिलेक्ट करें आप प्रॉपर्टी नंबर फ्रॉम व्यूइंग, तो आपको ये प्रॉपर्टी नंबर ये मिल जाएंगे 4-5। अब इसमें देखें ये PA14 एक ये आ रहा है, PA14 ये दूसरा आ रहा है। इसी तरह आपके पास ये PG4 जो है ये 2 दफ़ा आ रहा है। लेकिन अगर आप डिस्टिंक्ट की कमांड साथ लगा दें सिलेक्ट डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी नंबर, तो जो भी चीज़ रिपीट हो रही है वो एक दफ़ा ही आएगी। अब इसका रिजल्ट आप यहाँ देख सकते हैं कि PA14 एक दफ़ा आया है, PG4 ये भी एक दफ़ा अब शो हो गया, और PG36। तो इस तरह की हमारी कोई रिक्वायरमेंट हो सकती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि हमारी क्लास के बच्चे वो कहाँ कहाँ से आते हैं, उनकी सिटी कौन सी है, तो मैं लिखूँगा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट्स। सपोज करें कि हमारा स्टूडेंट्स का कोई टेबल है, तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो किस किस सिटी से आते हैं। हो सकता है फैसलाबाद से 10 लोग आते हों, लेकिन मैंने तो ये देखना है कि फैसलाबाद से कौन है, तो मैं लिखूँगा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट जो भी आपका फील्ड नेम है, देन आप लिख देंगे कि फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो फिर आपको मिल जाएगा आपका जो भी डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं, लाइक आपको रिपीटिंग वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी। तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ डिस्टिंक्ट कमांड। क्लियर है जी अभी तक हम जो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो मैं क्विकली इसको अब मूव कर रहा हूँ, 4 मिनट हमारे रह गए, नेक्स्ट सेशन में जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक कैलकुलेटर, अभी डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें आप टेबल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बात अपने माइंड में अभी आपने ये रखनी कि हमारे पास स्टोर्ड टेबल पड़ा हुआ है, ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए कि ये क्यूरिज्म किसके ऊपर लगा रहे हैं, जो ऑलरेडी हमने टेबल बना के स्टोर किया है। जैसे एक आधा टेबल हमने प्रैक्टिस में बनाया था, तो सपोज उसमें से हम अपनी मर्जी के मुताबिक डेटा ले रहे हैं, तो एक अब हमारे पास ये कमांड आ गई है कैलकुलेटेड। अब रन टाइम के ऊपर हम चाहते हैं कि हमें कोई चीज़ कैलकुलेट हो के हर स्टूडेंट से रिलेटेड या हर कोई भी एम्प्लॉय या प्रोडक्ट से रिलेटेड एक कैलकुलेटेड फील्ड मिले। तो ये लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टाफ नंबर, आपको स्टाफ नंबर मिलेंगे टेबल से, फर्स्ट नेम मिलेगा, लास्ट नेम मिलेगा, और ये फील्ड आप खुद क्रिएट कर रहे हैं सैलरी डिवाइडेड बाय 12। तो मीन्स कि आपको एक नया कॉलम मिलेगा सैलरी डिवाइडेड बाय 12 का, और फ्रॉम स्टाफ आप बताओगे तो आप देख सकते हैं कि ये 3 कॉलम आपको ये मिल गए हैं, और चौथा जो आपने कैलकुलेट किया था वो आपको सैलरी डिवाइडेड बाय 12 का कोई भी जो भी आप एक्सप्रेशन देना चाहें आप खुद से बना सकते हैं। कोई भी आप इसको फॉर्मूला जो आपको कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए चाहिए वो आप लिख सकते हैं, तो आपको ये एक रन टाइम पे कैलकुलेटेड फील्ड भी मिल जाएगा। ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। देन फिर हमारे पास एक वेयर क्लॉज, ये हम वेयर जिसमें हम कंडीशन लिखते हैं उसको हम कहते हैं वेयर क्लॉज। अभी तक आपने एक काम किया है कि आपने डेटा सिर्फ सेलेक्ट किया है और बताया है कहाँ से करना, अब आपने बतानी है कंडीशन कि जो चीज़ें आप सेलेक्ट कर रहे हैं उनमें आप कंडीशन भी लगा सकते हो, जिसके लिए आप डिफरेंट कंपैरिजन के ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो, आप रेंज बता सकते हो, आप सेट कर सकते हो मेंबरशिप पैटर्न मैच कर सकते हो या नल वैल्यूज़। तो वेयर के अंदर आप डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस बता सकते हो कंपैरिजन से रिलेटेड या कुछ भी आप नीचे जो जो चीज़ें आ रही हैं। तो फर्स्ट एक एग्जांपल है कंपैरिजन की। आप कहते हैं कि आपने सेलेक्ट करने हैं स्टूडेंट्स या स्टाफ के नंबर्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पोजीशन और उनकी सैलरी। अब ये तो हमें सारे शो करवा देंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए, वो लोग जिनकी सैलरी 10,000 से अबव है। अगर आप यहाँ पे कंडीशन ना लिखें तो आपको ये तमाम लोगों का डेटा शो हो जाएगा विदाउट एनी कंडीशन। लेकिन अगर आप यहाँ पे थर्ड रो में बता रहे हैं कि वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000, अगर आप ये कंडीशन लगा देंगे तो सिर्फ उन लोगों का डेटा शो होगा जिनकी सैलरी ग्रेटर देन है 10,000 से। तो आप ये देख सकते हैं कि हमें टेबल तो शो हो गया लेकिन सैलरी हमें सिर्फ वो शो हो रही है जिन लोगों की सैलरी 10,000 से अबव है। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ वेयर क्लॉज, ये हमने वेयर क्लॉज को यूज़ किया है। तो इसमें आपको अगेन कंडीशन बेस्ड आउटपुट मिल रहा है। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप कौन सी कंडीशंस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एसक्यूएल के अंदर। आप इक्वल का साइन कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, नॉट इक्वल के लिए डबल ब्रैकेट साइन है, लेस देन का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू
नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तो ये तमाम के तमाम आपके पास ऑपरेटर्स हैं। इसी तरह आप एंड का यूज़ कर सकते हो अगर आपने दो कंडीशंस को एंड करना है, और का यूज़ है, नॉट का यूज़ है, तो ये कंडीशंस आप नीचे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसने लिखा हुआ है सिलेक्ट स्टैटिक, सब कुछ पूरे टेबल में से शो कर ले फ्रॉम ब्रांच, लेकिन वेयर कंडीशन क्या है, सिटी इज इक्वल टू लंदन और ग्लासगो, ये ऊपर बता भी रहा है लिस्ट द एड्रेसेस ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑफिसेज इन लंदन एंड ग्लासगो, तो वो लोकेशन क्या आ जाएगी, वेयर सिटी इज इक्वल टू लंदन और सिटी इज इक्वल टू ग्लासगो। तो आपको ये जो भी आउटपुट मिलेगा वो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो ये सेशन हमारा जी ख़त्म हो रहा है, मैं सेशन क्लोज़ कर रहा हूँ, लास्ट 1 मिनट रह गया है। तो अगर कोई क्वेश्चन आपका है तो आप पूछ लें, अदरवाइज़ मैं ये सेशन क्लोज़ करके नया आपको लिंक देता हूँ और फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। जी बच्चे, कोई क्वेश्चन आपका?